नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छी कविता जो हृदय को द्रवित कर देने वाली कविता है। वो है आपकी पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से ऋतुराज की कविता कन्यादान। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज जी ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। मतलब समाज में नज़र दौड़ाते हैं कि कहाँ शोषण हो रहा है। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। प्रस्तुत कविता की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर एक अलग सीख दे रही है। कवि का ये मानना है कि समाज ने जो स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो नियम गढ़ दिए गए, कि स्त्री के लिए जो नियम निर्धारित कर दिए गए, वही आदर्श माने जाते हैं और उन्हीं आदर्शों की कसौटी पर ही स्त्री को परखा जाता है। और ये माना जाता है कि स्त्री कोमलता और के गौरव में छिपी हुई कमजोरी है, उसका उपहास उड़ाया जाता है। माँ अपनी बेटी को कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस आदर्श रूप को प्रस्तुत किया गया है। एक बेटी ही है जो अपनी माँ के सबसे नज़दीक होती है, उसकी सुख दुख की साथी होती है। इसीलिए तो माँ को बेटी अपनी अंतिम पूंजी लगती है। कविता में हम ये देखेंगे कि सिर्फ कोरी भावुकता का समावेश नहीं है, बल्कि जो सच्चे अनुभव है, जो समाज में घटित हो रहा है, उनकी पीड़ा भी अभिव्यक्त की गई है। इस छोटी सी कविता में कवि ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। तो अब हम कविता समझेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे, कविता की शब्दार्थ देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। कवि क्या कहते हैं? कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इसका प्रसंग आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से कन्यादान कविता से ली गई है और इस कविता के कवि ऋतुराज जी हैं। तो पहले हम इसका शब्दार्थ देखें। प्यारे बच्चों, इसका शब्दार्थ समझिए ध्यानपूर्वक। एक एक शब्द का मैं आपको यहाँ पर अर्थ बताती जाऊंगी और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रामाणिक, प्रामाणिक मतलब क्या होता है? जिसका कोई सबूत होता है, मतलब सच्चा या वास्तविक। समझ आया? प्रामाणिक, सच्चा या वास्तविक। वक्त, वक्त आप लोग जानते हैं क्या होता है? वक्त मतलब समय। पूंजी किसे कहेंगे? धन, धन संपत्ति को। सयानी, समझदार। आभास, आभास मतलब होता है फील करना, मतलब महसूस करना। बांचना मतलब पढ़ना। पाठिका, पढ़ने वाली। एक होता है बेटा, ध्यान पूर्वक देखो, एक होता है पाठक, एक पाठिका। पाठक मतलब पुल्लिंग के लिए पढ़ने वाला और पाठिका मतलब पढ़ने वाली। अर्थ समझ में आया ना आपको? पाठिका, पढ़ने वाली। धुंधला, जो स्पष्ट न हो, जो ठीक प्रकार से दिखाई न देता हो। लयबद्ध मतलब जैसा हम गीत गाते हैं ना, लय में, सुर में, ताल में, तो लयबद्ध मतलब लय से बंधी हुई। शब्दार्थ समझ में आए ना बच्चों? अब इसकी व्याख्या प्रारंभ करें हम। तो हम व्याख्या शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता में, ये जो हम कन्यादान कविता पढ़ रहे हैं, इस कविता में एक माँ है, बेटी का विवाह हो चुका है और विवाह के बाद अपनी बेटी के विवाह के समय माँ जो है एक सीख दे रही है अपनी बेटी को। माँ को ये लगता है कि जो मेरी बेटी है वो आगे जाकर विपरीत परिस्थितियों में कुछ अनहोनी घटना ना कर दे। मतलब जिससे माँ को डर है
बेटी के साथ कुछ अप्रिय घटना न घटित हो जाए, तो इसीलिए वो बेटी को पहले ही सचेत कर देती है। तो क्या कहती है, माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत रूप से हटकर एक सीख दे रही है। और इसमें हम ये देखेंगे कि कोई भावुकता नहीं है, बल्कि माँ ने जो अनुभव किया है, माँ ने जो जिंदगी जी है, माँ ने जो अपने जीवन से अनुभव लिया है, उसके आधार पर वो अपनी बेटी को सीख दे रही है। कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कि कितना वास्तविक सत्य था, कितना वास्तविक दुख था एक माँ का, जो लड़की को दान में, कन्यादान कहते हैं ना कि कन्या का दान किया जाता है, कि लड़की को दान में देते वक्त, कि अपनी बेटी की शादी करते समय ऐसे लगा, जब उसे वो विदा कर रही है तो ऐसे लग रहा है जैसे जो जीवन भर जो उसने कमाई की थी, जीवन भर जो पूंजी अर्जित की थी, उसको अब वो दान में देने जा रही है। मतलब अब वो पूंजी उसके पास नहीं रहेगी, वो दान कर रही है उसका। तो अपनी बेटी के बारे में कहती है, उस समय उस जो माँ का दुख है वो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि एक बेटी ही होती है जो अपने माँ की सुख दुख की साथी होती है। एक बेटी ही है जो अपने माँ के बहुत नज़दीक होती है। तो माँ को क्या लगता है कि लड़की अभी सयानी नहीं है, मतलब उसने अभी इतनी ज़िंदगी देखी नहीं है, वो दुनियादारी से परिचित नहीं है। माँ को ये लगता है कि उसकी बेटी अभी सयानी नहीं हुई है, इस दुनिया की चालाकी को या इस दुनिया के रीति रिवाज को वो अभी समझ नहीं पाई है। विवाह पश्चात उसे ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों और पुरुष प्रधान समाज के बंधन का ज्ञान नहीं है। वह अभी भोली भाली है। कैसी भोली है लड़की, कि उसे सुख का आभास तो होता था, मतलब बेटी को पता है कि सुख क्या चीज़ होती है। मतलब उसे जब अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं, उसे जब आराम मिलता है, तो इस चीज़ का तो आभास, आभास का क्या अर्थ बताया था, महसूस करना, कि इस चीज़ का सुख को वो महसूस तो करती थी, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कि वो अभी माँ के पास थी बेटी, और माँ ने उस पर दुख की आंच तक न आने दी, उसे दुख का एहसास तक ना होने दिया। तभी तो माँ कहती है कि मैंने अपनी बेटी को अभी सुख का ही आभास कराया है, सुख का ही उसे महसूस करना सिखाया है। लेकिन जब तक वो मेरे पास थी उसे दुख नहीं था। अब ये शादी होकर ससुराल में चली जाएगी, ये विवाह पश्चात ससुराल में चली जाएगी, तो पुरुष प्रधान इस समाज के इस कठोर सच्चाइयों से जब वो अवगत होगी तो उस पर क्या बीतेगी, यही सोचकर माँ बहुत दुखी है कि मेरी बेटी को अभी दुख बांचना नहीं आता था। कि दुख किसे कहते हैं उसे ये पता ही नहीं है। आगे कवि क्या कहते हैं, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कि मेरी बेटी है वो क्या है, पाठिका मतलब पढ़ने वाली, क्या किन किन चीज़ों को पढ़ती है, धुंधले प्रकाश, मतलब कि ऐसा प्रकाश को पढ़ पा रही है वो जो स्पष्ट न हो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि उसे विवाह के बाद जो अच्छा पक्ष है, जो सकारात्मक पक्ष है, वो तो वो देख रही है कि विवाह पश्चात वो सुखी होगी, लेकिन बाकी चीज़ों से वो अनभिज्ञ है। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की वो पाठिका है, धुंधले प्रकाश की, कुछ लयबद्ध, कुछ तुकों, कुछ लयबद्ध पंक्तियों के धुंधले प्रकाश की वो पाठिका है। कवि क्या कहना चाहते हैं कि लड़की को विवाह के पश्चात सुरीले और मोहक पक्ष का तो पता है, उस सकारात्मक पक्ष से तो वो परिचित है, और वो ये जानती है, वो ये सोच रही है, और इसी सोच विचरण के समय ही इस काल्पनिक सुख को ही वो जीना चाहती है, इस काल्पनिक सुख का ही वो आभास करना चाहती है। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की वो पाठिका है, अर्थात कुछ सकारात्मक जो पक्ष है उन्हीं को ही वो जीना चाहती है। अब इसके आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। कवि क्या कहते हैं, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखिए कितनी हृदय को द्रवित कर देने वाली पंक्तियां हैं ये, समाज की सच्चाई से अवगत कराने वाली पंक्तियां हैं।
माँ सिर्फ बेटी को ये सीख नहीं दे रही है कि तुम सर्वगुण संपन्न होना, बड़ों का आदर करना, ये सीख तो दे ही रही है माँ, लेकिन उसके साथ साथ समाज के इस क्रूर सत्य से भी उसे अवगत करा रही है। समाज में क्या क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं, इन सब चीज़ों से ही माँ अपनी बेटी को पहले ही आगाह कर देना चाहती है। तो इसके शब्दार्थ देखें बच्चों। शब्दार्थ क्या होगा इसमें जो मुख्य रूप से नज़र आ रहे हैं? रीझना, रीझना मतलब क्या होता है? प्रसन्न होना या खुश होना। आभूषण, आभूषण सभी जानते हो ना, किसे कहते हैं आभूषण? गहना। शाब्दिक ब्रह्म, शब्दों का ब्रह्म मतलब ऐसे शब्द जिनके ब्रह्म जाल में उलझ जाते हैं। बंधन, बेड़ियाँ। तो इसमें हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत कविता में या प्रस्तुत काव्यांश में माँ अपनी बेटी को एक अलग ही सीख दे रही है, एक परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। माँ क्या कहती है? माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ क्या कहती है कि जब तुम पानी में अपना प्रतिबिंब देखो, पानी में जब अपना चेहरा देखो और आभूषणों से सजा हुआ जब अपना चेहरा देखो, तो उसके सौंदर्य पर रीझ मत जाना। रीझना मतलब प्रसन्न मत हो जाना, मतलब अपने रूप सौंदर्य पर घमंड मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। देखिए कवि ने कितनी गागर में सागर भर दिया है। इतनी दो पंक्तियों में समाज की किस क्रूर सत्य से हमें अवगत कराया है। क्या कहते हैं? माँ क्या कहती है अपनी बेटी को? आग रोटियां सेकने के लिए है, कि आग रोटियां सेकने का कार्य करती है। उस आग में स्वयं को जला मत देना, मतलब कि तुम अपने जीवन के प्रति इतनी निराश मत हो जाना कि तुम उस आग में ही कूद कर अपनी जान दे दो। अपने जीवन के प्रति सदा सचेत रहना। विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को मजबूत बनाए रखना। अगर ससुराल पक्ष में अगर तुम्हारे साथ कुछ विपरीत परिस्थितियां चल रही हों तो उनसे हताश होकर तुम आग में कूदकर अपनी जान मत दे देना, क्योंकि आग का प्रयोग तो सकारात्मक होता है। आग का प्रयोग तो रोटियां सेकने के लिए होता है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। और माँ क्या कहती है? माँ अपनी बेटी को आभूषणों के प्रति जो एक नारी सुलभ गुण होता है, क्या कि नारी को वस्त्र और आभूषण बहुत अच्छे लगते हैं, और इन वस्त्र और आभूषणों के चक्कर में उलझकर मत रह जाना। माँ क्या कहती है कि स्त्री मोह की कमजोरी है ये सच्चाई। माँ क्या कहती है कि ये वस्त्र और आभूषण तो स्त्री जीवन के बंधन का कार्य करते हैं। तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत पड़ना। और अंत में माँ अपनी बेटी को क्या सीख देती है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो माँ अपनी बेटी को सर्वगुण संपन्न होने की भी सीख दे रही है कि तुम लड़की रहकर मर्यादित आचरण करना, वो सभी गुण कि बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का कहना मानना, वो घर के सारे कामकाज करना, वो सर्वगुण संपन्न होना। लेकिन और क्या सीख देती है? लड़की जैसी दिखाई मत देना। तुम मर्यादित आचरण करना जरूर, लेकिन सामान्य और कमजोर लड़की की तरह ससुराल पक्ष के अत्याचारों को सहन करके दुर्बल मत हो जाना, कमजोर मत पड़ जाना। जब तुम पर अत्याचार या तुम्हारा शोषण किया जाए तो तुम उसका साहस पूर्वक विरोध करना, पूरी हिम्मत से उसका प्रत्युत्तर देना, ताकि आगे लड़की को कमजोर ना समझा जाए। माँ अपनी बेटी को कहती है कि हे बेटी, तू बहुत भोली है, तू बहुत सरल है, तू निश्चल है, इस समाज के व्यवहार के प्रति अनभिज्ञ है, ये समाज का व्यवहार से परिचित नहीं है तू। तो इसीलिए उसकी सरलता के साथ साथ माँ उसे सचेत कर देना चाहती है कि ताकि उसका शोषण न किया जाए। अगर कहती है माँ कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, तुम्हारा अगर शोषण किया जाए तो तुम उसका डट कर मुकाबला करना। तो हमने ये कविता पढ़ी, हमने देखा कि प्रस्तुत कविता में कवि ने समाज की इस क्रूर सच्चाई से हमें अवगत कराया है, और एक माँ अपनी बेटी को विदा करते समय उसे अच्छी सीख तो दे ही रही है,
लेकिन इतनी भी अच्छाइयों के नीचे उसे दबाकर नहीं रखना चाहती कि बेटी उस समाज की सच्चाइयों से अवगत ही ना हो सके। ससुराल पक्ष के उस दूसरे व्यवहार से भी उसे अवगत करा देना चाहती है ताकि वो शोषित ना हो सके, उसका शोषण ना हो सके। प्यारे बच्चों, कविता समझ में आई ना? कविता की हमने विस्तार से व्याख्या की, एक एक शब्द को जाना। अब इसके हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करते हैं, अभ्यास कार्य करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये जो हमने कविता में अंतिम पंक्तियां की थी ना, कि लड़की होना, माँ विदाई के समय अपनी बेटी को सीख देती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर उत्तर समझाने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि उत्तर को हमें रटना नहीं है, उत्तर को हमें समझना है। कि जैसे मैंने कविता आपको पीछे समझाई, उसके भाव को समझना और फिर उस भावों को अपने शब्दों में लिखना, तो आप बेहतर याद कर पाएंगे। आपको उस प्रश्न को दोबारा रटने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार आपने उस प्रश्न को समझ लिया तो इसका मतलब आप उसे अपने शब्दों में किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्रश्न हमारा था, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पर माँ बेटी के विवाह के पश्चात जब उसे विदा कर रही है तो विदा करते समय अपनी बेटी को एक सीख दे रही है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि लड़की जैसे वो सारे गुण तुम में होने चाहिए, लेकिन उन गुणों के नीचे तुम इतनी भी मत दब जाना कि नारी को अबला समझकर उस पर अत्याचार किए जाएं। माँ अपनी बेटी को समझाती है कि लड़की होना मतलब लड़की जैसे सब गुण तुम में होने चाहिए, शालीनता के सब गुणों को संजो के रखना, सबका सम्मान करना, सबका आदर करना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अगर मतलब क्या हुआ, लड़की जैसी दिखाई मत देना मतलब कि अगर तुम पर कोई अत्याचार करे तो तुम उन अत्याचारों का डटकर विरोध करना, उनका जवाब जरूर देना। तुम उन अत्याचारों को सहन करके शांत मत हो जाना, चुप मत हो जाना। अगर तुम चुप हो गई तो सब तुम्हें दबा कर रखेंगे और तुम्हारा शोषण करते रहेंगे और तुम इसी प्रकार से शोषित होती रहोगी। माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि शालीनता के गुणों के साथ साथ तुम में वो गुण भी होने चाहिए कि कोई तुम पर अत्याचार ना कर सके, कोई तुम्हें दबा ना सके। समझ आया ना बच्चों कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका हम जो एक की वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, हम एक जो मुख्य बिंदु हम इसका प्रश्न के उत्तर का क्या पकड़ेंगे कि लड़की जैसे गुण होने चाहिए, लेकिन उन गुणों के नीचे इतनी मत दब जाना कि लोग तुम पर अत्याचार करें। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? प्रस्तुत पंक्तियां कौन सी पंक्तियां? आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि समाज की विकृत मनोवृत्ति को दर्शाना चाहते हैं। मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि समाज में ऐसे दहेज के लोभी दानव हैं जो नारी को अग्नि की भेंट तक चढ़ा देते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उन्हें इतना प्रताड़ित करते हैं कि अंत में विवश होकर बेटी को आग में जलकर अपनी जान देनी पड़ती है। बेटी इन अत्याचारों को सहन नहीं कर पाती और वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो इसीलिए माँ बेटी को विदाई के समय पहले ही सचेत कर रही है कि आग का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में होता है, आग का प्रयोग रोटियां सेकने के लिए होता है, जलने के लिए नहीं। अर्थात तुम उन अत्याचारों के नीचे इतने मत दब जाना कि तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व ही ना रहे। तो इसलिए माँ अपनी बेटी को पहले ही सचेत कर देना चाहती है। इसका ख भाग देखिए, इसी पंक्ति से संबंधित कौन सी पंक्ति है ये कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी क्यों समझा? मतलब माँ अपनी बेटी को जागरूक क्यों कर रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अभी तो उसका विवाह हुआ है,
उसके सामने तो ऐसा कोई दुख पीड़ा आई नहीं, उससे पहले ही माँ उसको सचेत कर रही है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से माँ जो है अपनी बेटी को जागरूक कर देना चाहती है, इस समाज की सच्चाई से अवगत करा देना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी बेटी अभी इतनी सयानी नहीं हुई है, वो बहुत भोली है, उसने सिर्फ सुख ही सुख देखा है, दुख तो उसके जीवन में आया ही नहीं, उसे तो सिर्फ सुख का आभास हो रहा है, दुख तो उसके जीवन में आया ही नहीं, दुख तो उसे पढ़ना ही नहीं आता। माँ को ऐसा लगता है, यहाँ पर हम इस संदर्भ में देखें, माँ को ऐसा लगता है कि अगर बेटी को सचेत नहीं किया तो हो सकता है कि ससुराल में जाकर इन विपरीत परिस्थितियों में, अपने जीवन में घटित होने वाली उन विपरीत परिस्थितियों से परेशान होकर कहीं वो आग में जलकर अपनी जान ना दे दे। इसीलिए कोई दुर्घटना होने से पहले ही माँ अपनी बेटी को सचेत कर देना चाहती है। समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? बहुत आसान है इसके प्रश्नोत्तर, क्योंकि हमने पहले से ही व्याख्या कर चुके हैं हम, और व्याख्या समझने के बाद तो प्रश्नोत्तर उसी व्याख्या में से ही निकाले जा सकते हैं। जैसे जैसे हमने व्याख्या की थी, अगर आपने व्याख्या समझ ली तो उसके आधार पर आप इन प्रश्नों को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। मतलब हमने जो पंक्ति पढ़ी है, पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, इन पंक्तियों में लड़की की, आपको इन पंक्तियों को पढ़ने के पश्चात आपको क्या लगता है कि लड़की कैसी है? तो उत्तर क्या लिखेंगे हम? प्रस्तुत पंक्तियों को पढ़कर लड़की की छवि कुछ इस प्रकार उभर कर सामने आती है। सबसे पहले तो क्या नजर आता है कि ये लड़की बहुत भोली भाली है, वह बहुत सरल स्वभाव की है, उसे थोड़े से सुख का एहसास हो जाता है। मतलब उसने तो अपने जीवन में दुख देखा ही नहीं, तो इसलिए जीवन में होने वाले दुख का उसे आभास ही नहीं है, और उसे सुख ही सुख मिला है तो उसे सुख का एहसास हो जाता है। वह मधुर कल्पना लोक में विचरण करने वाली है, मतलब उसे अच्छी अच्छी चीजें ही दिखाई दे रही हैं, और विवाह के पश्चात जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं और संघर्षपूर्ण जीवन से वो अनभिज्ञ है, वो अनजान है कि विवाह पश्चात उसके सामने किस प्रकार की समस्याएं उभर कर आ सकती हैं, इन सब चीजों से वो अनजान। प्रश्न संख्या 4 देखिए, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? अंतिम पूंजी मतलब जीवन भर जो उसने संचित धन इकट्ठा किया है, जो पूंजी के रूप में है, वो बेटी विवाह पश्चात उसको दान में दे रही है, उसका कन्यादान कर रही है। तो इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? उत्तर क्या लिखेंगे हम? बेटी का माँ के साथ सबसे अधिक लगाव होता है, वह माँ ही है जो उसके सबसे निकट होती है, सुख दुख में सच्ची साथी होती है बेटी उसकी, वह बेटी ही है जो उसके सबसे निकट होती है और हर सुख दुख में उसकी सच्ची साथी होती है। माँ अपनी बेटी को पूंजी की तरह सहेज कर रखती है और विवाह के समय कन्यादान करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए कि अंतिम पूंजी शब्द प्रयोग किया गया है, तो माँ ने अपनी बेटी के लिए अंतिम पूंजी शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? क्योंकि उसके विवाह के पश्चात वह अकेली हो जाएगी, बेटी के जाने के बाद वो अकेली पड़ जाएगी, उसका सुख दुख का साथी कोई नहीं होगा, और माँ जिसने अब तक उसे पूंजी की तरह सहेज कर रखा है, अब वो पूंजी उसके पास नहीं रहेगी। तो यही सब सोचकर माँ व्यथित है, इसीलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी। प्रश्न संख्या 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? मतलब जब बेटी विदा हो रही है उस समय पर माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख दे रही है? इसको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम काव्य की पंक्तियों की ओर देखेंगे, काव्य पंक्तियों की ओर नजर दौड़ाएंगे और उसमें से एक एक पंक्ति को व्याख्या रूप में लिखते जाएंगे। जैसे पहले माँ ने कहा था ना कि पानी में देखकर चेहरे पर मत रीझना। माँ ने बेटी से कहा कि पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर अपने रूप सौंदर्य पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। जीवन में होने वाली परेशानियों से विचलित होकर
आग में जलकर अपनी जान मत दे देना। मतलब जीवन के में आने वाली उन विकट परिस्थितियों का दृढ़ता पूर्वक सामना करना। वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है। माँ बेटी को सीख दे रही है कि वस्त्र और आभूषण के बंधन में बंधकर तुम अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने देना। एक लड़की होना लेकिन लड़की की तरह दिखाई मत देना। इसका तात्पर्य बहुत गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है इस पंक्ति में। कवि क्या कहते हैं कि एक लड़की की तरह शालीन आचरण अवश्य करना, वो अच्छे गुणों का निर्वाह जरूर करना, लेकिन अपने ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार का डटकर विरोध करना, डटकर प्रतिकार करना। तो इसलिए माँ विदाई के समय अपनी बेटी को जीवन के उस कटु सत्य के प्रति सचेत कर देना चाहती है। तो यहीं पर हमारे पाठ की व्याख्या और उसके प्रश्नोत्तर पाठ की व्याख्या समाप्त होती है। हमने इस पाठ को बहुत अच्छे प्रकार से समझा। हमने इसका प्यारे बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि जितना हमने पढ़ा है उसमें से आप कितना समझ पाए हैं, इसका मूल्यांकन करेंगे। आप उत्तर पुस्तिका और कलम साथ लेकर बैठिए। मैं यहाँ पर प्रश्न बोलती जाऊँगी और आप मेरे जवाब देने से पहले ही उस उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिए। इससे आपका स्व मूल्यांकन होगा। आप ये जान पाएंगे कि मैं प्रश्न जो पूछ रही हूँ उसमें से आप कितना सही जवाब दे पाते हैं। तो बच्चों, तैयार हैं आप सब? मैं पहला प्रश्न बोलती हूँ। पहला प्रश्न है, कन्यादान कविता के कवि का क्या नाम है? उत्तर लिखिए आप लोग। कन्यादान कविता के कवि का नाम ऋतुराज है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने सही जवाब लिखा होगा। आगे चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। कविता में धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? उत्तर बोल रही हूं, अस्पष्ट सुख का। इसका उत्तर क्या हुआ? कविता में धुंधला प्रकाश अस्पष्ट सुख को बताया गया है। तीसरा प्रश्न है, लड़की माँ के लिए क्या थी? लड़की माँ के लिए क्या थी? इसका उत्तर होगा, लड़की माँ के लिए अंतिम पूंजी थी। चौथा प्रश्न है, कविता में लड़की के सयाने न होने से क्या तात्पर्य है? प्रश्न दोहरा रही हूँ, कविता में लड़की के सयाने न होने से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा, दुनियादारी की समझ न होना, अर्थात लड़की को दुनियादारी की समझ नहीं थी। पांचवा प्रश्न, लड़की स्वभाव से कैसी है? मुझे आशा है कि आप ये इसका जवाब सही लिखा होगा। इसका जवाब है भोली और सरल। लड़की स्वभाव से भोली और सरल है। कन्यादान कविता में माँ का दुख कैसा बताया गया है? इसका उत्तर है प्रामाणिक। माँ के दुख को प्रामाणिक बताया गया है। हमने कविता की पहली पंक्ति पढ़ी थी ना, याद है बच्चों? कौन सी पंक्ति थी वो? कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इसमें हमारे दो प्रश्न समाहित हो गए हैं। कौन कौन से? किसका दुख प्रामाणिक बताया गया है? माँ का दुख प्रामाणिक बताया गया है। और बेटी माँ के लिए क्या थी? बेटी माँ के लिए अंतिम पूंजी थी। मुझे लगता है कि आप बहुत उत्साहित होंगे अगला प्रश्न सुनने के लिए। प्रश्न संख्या 7, लड़की को किस चीज का आभास होता था? उत्तर है इसका, लड़की को सुख का आभास होता था। प्रश्न संख्या 8, स्त्री जीवन में वस्त्र और आभूषण किसकी तरह हैं? इसका जवाब है शाब्दिक ब्रह्म की तरह। माँ कहती है ना, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन किस प्रकार से हैं? शाब्दिक ब्रह्म की तरह। प्रश्न संख्या 9, माँ ने बेटी को अंतिम सीख क्या दी?
या फिर हम ये कह सकते हैं कि माँ ने बेटी को अंतिम और महत्वपूर्ण सीख क्या दी। इसका क्या जवाब होगा? लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने अपनी बेटी को अंतिम जो सीख दी, जैसे कविता की पंक्ति में हमने सबसे आखिर में जो शब्द पढ़े थे, कौन से? कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब इसका अंतिम प्रश्न है, कन्यादान कविता की भाषा कौन सी है? कन्यादान कविता की भाषा खड़ी बोली है। अब आप अपना मूल्यांकन कीजिए। मुझे विश्वास है कि आपके 10 में से कम 8 प्रश्न तो ठीक होंगे ही होंगे। मैं ठीक अनुमान लगा रही हूँ ना? शाबाश, बहुत अच्छे। तो ठीक है बच्चों, हमने कविता को बहुत अच्छे प्रकार से समझा, प्रश्न अभ्यास किया, प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझा और अभ्यास हेतु बहुत छोटे छोटे प्रश्न, एक पंक्ति में समाहित होने वाले प्रश्नोत्तर भी हमने दोहराए। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने इस कविता को बहुत अच्छे प्रकार से समझ लिया होगा। धन्यवाद।